अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, वास्तव में एक सुंदर मस्तिष्क। ब्यूटीफुल माने सुंदर, माइंड यानी मस्तिष्क। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14th March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उम, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मनी के उम नामक शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी इंडिकेशन के कि वह महान होगा या वो उसके अंदर कोई महानता का लक्षण नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विरुद्ध, हिज मदर थॉट, उसकी माँ यह सोचती थी कि अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, कि अल्बर्ट जो है वो एक फ्रीक है। फ्रीक माने असाधारण, अन्य लोगों से भिन्न, अन्य लोगों से ये भिन्न है या अन्य लड़कों से अलग है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनको लगता था कि उसका जो हेड था, हेड यानी सिर, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था वो सामान्य लोगों से बड़ा था या सामान्य बच्चों से बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की अवस्था में आइंस्टीन स्टिल वॉज टॉकिंग, आइंस्टीन बात नहीं कर रहा था, यानी बोलना नहीं सीखा। 2.5 साल हो गए, वो बोल नहीं पा रहा था ना। और when he finally did learn to speak, और जब उसने बोलना शुरू किया तो he uttered everything twice, तो वह हर चीजों को 2 बार बोलता था। यानी जब कोई शब्द बोलना शुरू भी किया तो हर शब्दों को दोहरा दोहरा कर बोलता था, ट्वाइस। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, और आइंस्टीन को यह भी पता नहीं था कि हमें दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसीलिए उसके जो सहपाठी थे या उसके साथ खेलने वाले रहने वाले जो बच्चे थे उसका नाम रखे थे क्या? ब्रदर बोरिंग, उबाऊ भाई या उबाऊ बच्चा, उबाऊ लड़का, यानी उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता था। नीरस, शो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसीलिए वो जो छोटा लड़का था वो अकेले खेलता था, कोई खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, तो उसको बोरिंग कहते थे। बोरिंग, ब्रदर बोरिंग के नाम से जिसका पुकारते थे, इसलिए वो अकेले खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उसे मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। मैकेनिकल माने हाँ, मशीन की, तकनीकी से बनी हुई चीजें जो थी वो उसको बहुत पसंद थी बचपन से ही। यही होता है रुझान अपना जो है। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, अपनी नई जन्म ली हुई जब माजा को उसने पहली बार देखा, उसकी बहन जो थी एक माजा, जब वो जन्म ली थी तो उसको देख करके ही इज सेड टू हैव सेड, उसने ऐसा कहा कि फाइन, ये बेबी तो फाइन है, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? यानी उसने क्या समझा, उसको खिलौना समझा, और खिलौना में भी कौन सा? पहिए वाला खिलौना। इसीलिए उसने क्या कहा कि ये ठीक तो है खिलौना, लेकिन इसका पहिया कहाँ है? यानी इसका व्हील नहीं है, इसमें पहिया नहीं है। ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट, एक बार एक मुख्य अध्यापक ने उसके पिता से ये बताया कि व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, यानी आइंस्टीन अपने जीवन में कौन सा व्यवसाय करेगा ये मैटर नहीं करता, ये बड़ा मामला तो नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि इसे कभी भी कोई सफलता नहीं मिलेगी, यानी कोई भी बिजनेस करेगा उसमें ये सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन जब 6 साल का था तभी से उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया।
बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी। ही लेटर बीकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। बाद में वो एक शौकिया वायलिन बजाने वाला व्यक्ति बना, वायलिनिस्ट बना। वायलिनिस्ट माने वायलिन बजाने का विशेषज्ञ बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल, उसने अपनी कुशलता को बनाए रखा पूरे जीवन। यानी यद्यपि अल्बर्ट आइंस्टीन एक बड़े वैज्ञानिक बने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस कुशलता को, कौन सी कुशलता? वायलिन बजाने का, ये कुशलता उन्होंने अपने जीवन पर्यंत बनाए रखा, मेंटेन रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में पढ़ने के लिए वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जहां उनका परिवार चला गया था रहने के लिए जब उनकी उम्र केवल मात्र 5 महीने की थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वहाँ उन्होंने उस विद्यालय में जहाँ उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की, वहाँ उन्होंने सभी सब्जेक्ट में बड़े अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, स्कोर किया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन आइंस्टीन जो थे वो स्कूल की व्यवस्था से घृणा करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अपने अध्यापकों के साथ अक्सर लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, जवाब तलब करते थे। एक बार हिस्ट्री के टीचर ने उनसे पूछा कि तुमने हिस्ट्री के सन याद किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि सन को क्या याद करना, ये तो किताब में लिखा ही है। सन को याद करने का क्या मतलब? यानी हिस्ट्री में ये सन भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसको क्या याद करना है, तो किताब में ये है। तो कहे तो बहुत सारी चीजें किताब में हैं, तो कुछ याद नहीं करना चाहिए। नहीं, याद करना, रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। लॉजिक क्या है, यानी इस जो युद्ध हुआ वो युद्ध किस सन में हुआ, इस चीज को जानने से ज्यादा बेहतर यह जानना है कि वह युद्ध क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, और उन चीजों को ढूंढा जाए ताकि दोबारा वो युद्ध ना हो। यानी उन चीजों को समझना, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना और तर्क प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए पढ़ाई के दौरान रटना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव माइंड डेवलप करनी है। किताब क्यों पढ़ रहे हैं? कोई भी चीज पढ़ क्यों रहे हैं? इसको रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि ये चीजें ऐसे लिखी हैं, इनका मतलब ऐसे निकाला जाता है, इसका मतलब ये है, ये बात बताई क्यों गई है, तो इसका मतलब क्या है। यानी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, कि हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। हम तर्क, तो लॉजिक जो है ये होती है कि हम लॉजिकली किसी चीज को समझें। लॉजिकली समझने का मतलब हुआ कि रटना नहीं है, बल्कि उनको तर्कपूर्ण ढंग से समझना है। ऐसा मानना था किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन का। इसीलिए वो विद्यालय के जो रेजिमेंटेशन, जो कड़क वो निर्णय होते थे, या इन सब चीज़ों पर उनका बहुत जो है विश्वास नहीं होता था, और वो उनके विरुद्ध चल देते थे। फ्री रहना पसंद करते थे और तार्किक जीवन जीना पसंद करते थे। भाई तर्क शक्ति मजबूत रहेगी तब ना हमें कुछ नया करना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो क्या थे? वो डिफरेंट और न्यू थिंकिंग, लॉजिकली थॉट करते थे। किसी भी चीज को कहा गया उसको मान लेना। ये क्या होता है? जैसे आपको कोई भी चीज बताई गई, आपने उसको मान लिया, या आपको मानने के लिए मजबूर कर दिया और आपको मानना पड़ा, जबकि आपके मन में क्या है? शंका है, संशय है, डाउट है। वो डाउट क्लियर जब तक ना हो तब तक उस बात पर विश्वास करने की जरूरत
नहीं है। और जब डाउट होगा तो आप कुछ न कुछ उसमें खोज करेंगे, और खोज करेंगे तो कुछ न कुछ नया मिलेगा। वो यही तरीका है, यही मेथड है, यही पढ़ना लिखने का मतलब भी यही है। आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपको क्रिएटिव करना है, कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही मस्तिष्क के व्यक्ति थे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। इसीलिए स्कूल रेजिमेंटेशन और स्कूल के, भाई अब जैसे टीचर्स होते हैं, कई तरह के टीचर्स अपनी अपनी विचारधारा ले आकर के ठूसते हैं आपको। कुछ लोग कहेंगे रटो, कुछ लोग कहेंगे समझो, कुछ लोग कहेंगे लिखो, कुछ लोग कहेंगे पढ़ो। क्या करें? कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा कुछ करें जिसमें सब हो जाए। सारी चीजें तो करनी है, रीडिंग भी जरूरी, राइटिंग भी जरूरी, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करनी है कि नहीं है? और कुछ चीजों को रट भी लेना है, जो हमें जरूरी है उनको याद भी कर लेना है, मेमोराइज भी करनी है। तो हम ऐसा कुछ ढूंढें जिसे सब होता चले। जिनको रटना है रट लेंगे, जिनको समझना है समझ लेंगे। कुछ चीजें हैं जिनको रटना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा। ये क्रिएटिव हुआ। तब आप जाकर के एक कंप्लीट सेंस लेकर चलेंगे, और उससे कुछ भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि आप एक वैज्ञानिक बने, हमने पहले ही कहा, लेकिन आप वैज्ञानिक का मस्तिष्क रखते हैं। आप भी ऐसे लोगों को ढूंढिए और समझिए। तो इसी तरह से अल्बर्ट जब वहाँ पढ़ने गए तो पढ़ने में सारे विषयों में वो अच्छे मार्क्स ले आए और सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको स्कूल रेजिमेंटेशन और वहाँ की जो चीज़ें थी या टीचर्स से उनका अक्सर जो है वो उनको घुटन महसूस होती थी और वाद विवाद हो जाया करता था। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। और पिछले वर्ष जो है अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। और अपने बच्चे को यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को कहाँ छोड़ गए? वहाँ अपने रिश्तेदार के पास छोड़कर चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन यही ना, एक लंबे समय तक की चर्चा के बाद Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. यानी लंबे वार्ता के बाद आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा पूरी करने की इच्छा पूरी हुई, जो एक ऐसा शहर था जो म्यूनिक से अधिक लिबरल था, उदारवादी स्थान था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत अधिक गिफ्टेड थे। गिफ्टेड मतलब उनका टैलेंट, उनकी जो प्रतिभा थी वो किसमें थी? मैथमेटिक्स में थी। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वो फिजिक्स में बहुत रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपना स्कूल पूरा करने के बाद he decided to study at a university in Zurich. ज्यूरिख में उन्होंने यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने निर्णय किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ द वालरस मोस्टैच। यह घनी मूछ वाले व्यक्ति के लिए, मोस्टैच माने मूछ, अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर देखोगे तो कैसे रखते हैं? घनी मूछ रखते हैं। तो घनी मूछ वाले इस उत्साही नव युवक को जो है विज्ञान ही मात्र ऐसी वस्तु नहीं थी जिसने आकर्षित किया था, यानी बहुत सारी चीजें थी जिन्होंने इनको अपनी ओर आकर्षित किया था। उसमें विज्ञान भी एक ऐसी सब्जेक्ट थी जो इनको जो आकर्षित की थी। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा। अपने साथ पढ़ने वाली एक सहपाठिनी थी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, उसने भी इनको आकर्षित किया। whom he found to be a clever creature, जिसे उन्होंने बड़ा ही क्लेवर माने चतुर, क्रिएचर यानी प्राणी माना कि बहुत चतुर प्राणी है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज
द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक was one of the few in Europe where women could get degrees। और ये औरत जो थी या ये लड़की, युवा लड़की जो थी, सर्ब की रहने वाली सर्बिया लड़की, युवा लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक ही एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों में एक था जहां महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। आइंस्टीन को लगा कि उसके विश्वविद्यालय व परिवार में जो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग थे, संकीर्ण यानी संकुचित विचारधारा के जो लोग हैं, वह उसके विरुद्ध उसका साथ देती थी। द कपल फेल इन लव, ये दोनों जोड़े जो थे वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन और अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और ये जोड़े ऐसे पत्र मौजूद हैं इन दोनों के प्रेम के जिनमें इन्होंने अपने प्यार को शब्दों में विज्ञान की कोमलता से मिश्रित करते हुए व्यक्त किया है। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, यानी ऐसे ऐसे पत्र आज भी उपलब्ध हैं उन दोनों के प्रेम के जिनमें ऐसे शब्द लिखे हैं जिनमें विज्ञान की भी भाषा है और प्रेम से भरे हुए शब्द भी हैं, और दोनों का मिश्रण दिखता है उनके पत्र में। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए वेरी विक्टोरियस कंक्लूजन। और उन्होंने लिखा, उसमें लाइन है कि मुझे कितनी प्रसन्नता व गर्व होगा जब हम दोनों का सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य सफल निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत यानी उन्होंने अपने प्रेम को भी क्या बनाया, सापेक्षता का सिद्धांत, यानी जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तब हमारा यह कार्य पूर्ण होगा, रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है वो सफल होगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 ईस्वी में 21 साल की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो गए एंड अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार, यानी नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो एक सहयोगी अध्यापक के रूप में काम करते थे। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया, निजी शिक्षण दिया, और अंततः 1902 ईस्वी में उन्हें बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक अच्छा कार्य मिल गया या नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जब उन्हें दूसरे लोगों के आविष्कारों में सहयोग करने का समर्थक माना जाता था, आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret। यानी जब वो दूसरे आविष्कार करने वाले लोगों के साथ उनका सहयोग करते थे तो उस समय ये केवल सहयोग नहीं करते थे बल्कि उनसे सीखी हुई चीजों से अपने अंदर रहस्यपूर्ण ढंग से अपने जो है नॉलेज को डेवलप कर रहे थे, अपने विचारों को बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से जो है विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और उन्हें कहा जाता है, वो अपने ड्रॉर को कहते थे कि ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, यानी भौतिकी की दराज, सैद्धांतिक भौतिकी की दराज की संज्ञा देते थे वे अपने ड्रॉर को। ड्रॉर माने जिस पर काम करते थे, मेज और उसकी ड्रॉर जो थी दराज, उसको वो कहते थे कि ये क्या है, सैद्धांतिक भौतिकी की दराज है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स
of 1905 was Einstein's special theory of relativity। और 1905 ईस्वी में एक विशेष सिद्धांत पर लेख, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर एक लेख प्रकाशित हुआ, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी जो है वो एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष नहीं होते हैं। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। यानी उनके कहने का मतलब कि वास्तव में दो पूर्ण रूप से सही समय दिखाने वाली घड़ियां समान समय नहीं दिखाती रहेंगी यदि वे दोनों घड़ियां यात्रा पूरी कर एक साथ लौटती हैं और इनमें से एक घड़ी ने दूसरी घड़ी की अपेक्षा तेज गति से यात्रा की है। दो घड़ी एक साथ चल रही हों तो दोनों ही घड़ियों के चलने की चाल, भले ही एक साथ दोनों को मिलाया गया, लेकिन उसमें थोड़ा न थोड़ा अंतर हो ही जाता है। यह सापेक्षता का सिद्धांत है। यानी जब वो लौटती हैं तो वो दोनों ही समान नहीं रहती। इस विच फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इसी से संसार का यह सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकल कर आया, विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो ऊर्जा और द्रव्यमान के सूत्र को प्रस्तुत करता है। रिलेशनशिप, उनके संबंध को, द्रव्यमान और ऊर्जा के सूत्र को प्रस्तुत करने वाला एक सूत्र जो दुनिया को मिला वो इसी से निकल कर आता है, जिसे हम जानते हैं E = mc²। E क्या है? तो E है इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। E आता है एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए, M फॉर मास, M आता है मास यानी द्रव्यमान के लिए, और C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, और C आता है निर्वात में प्रकाश की गति के लिए, जिसकी लगभग है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये तीनों को एक सूत्र में प्रस्तुत किया गया जिसे आज दुनिया जानती है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स के बहुत कठिन प्रश्नों को हल कर रहे थे, his private life was unraveling, तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो पतन की ओर जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, और अल्बर्ट जो थे वो मिरेवा से अपने पढ़ाई को पूरी करने के बाद ही उसे शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो मिलेवा को जानती थी जो उनके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो कहती थी कि वह उससे बड़ी है इसलिए उनसे शादी नहीं हो सकती। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा की बुद्धिमत्ता, वो भी स्टूडेंट रही तो इसीलिए पढ़ी लिखी थी, बुद्धिमान थी, तो उसकी बुद्धिमानी से भी उनको कष्ट था, इसलिए वो शादी उन्हें नहीं देना चाहती थी। सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी कि वह एक किताब मात्र है, वो तुम्हारी तरह एक किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसीलिए आइंस्टीन ने अपनी शादी टाल दी, ऑफ कर दिया कुछ दिनों के लिए। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, 1903 ईस्वी में अंत में उस जोड़े ने अपनी शादी कर ली जनवरी 1903 में। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ ही वर्षों के बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, यह शादी जो थी वो विघटित हो गई, टूट गई। मिलेवा
मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा जो अपने बौद्धिक क्षमता को खो रही थी, एंड बिकमिंग एन हैप्पी हाउसवाइफ, जो अब एक मात्र हाउसवाइफ बनकर रह गई थी, गृहिणी, हाउसवाइफ यानी गृहिणी बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लंबे जो है लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1919, 1919 ईस्वी में इस जोड़े ने आपस में क्या लिया, डाइवर्स्ड यानी तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन इल्सा द सेम ईयर, और जब तलाक लिया तो आइंस्टीन ने अपनी एक चचेरी बहन इल्सा से उसी साल शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन का एक नया जो है निजी अध्याय अपना शुरू हुआ, एक विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त करने के साथ शुरू हुआ। इन 1915, 1915 में he had published his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. उन्होंने 1915 में अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की थी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। एन इलिप्सी ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ दैट, इलिप्सी माने सूर्य ग्रहण, एन इलिप्सी यानी एक सूर्य ग्रहण ने, इलिप्सी ऑफ सन यानी सूर्य ग्रहण ने जो 1919 में हुआ, उसने प्रूफ दिया, प्रूफ माने प्रमाण प्रस्तुत किया, दैट इट वाज एक्यूरेट, कि यह बिल्कुल सही व्याख्या थी। दैट इट वाज एक्यूरेट, आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी उसने प्रमाणित किया कि आइंस्टीन ने पहले ही यह गणना कर ली थी कि अचल सितारों से आने वाला प्रकाश किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र में से विक्षिप्त होगा। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और उस समय समाचार पत्रों ने उनके इस कार्य को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति, यानी एक नई खोज प्रस्तुत किया, तो इसको लोगों ने क्या कहा कि एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 ईस्वी में आइंस्टीन ने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज, नोबेल श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। ही वॉज शोवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्वाइटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, यानी संसार भर से उनके ऊपर सम्मानों और निमंत्रणों की बौछार होने लगी, तथा प्रेस वालों ने भी उनकी खूब प्रशंसा की, यानी समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा की जाने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी जाति के लोग जो है 1931 ईस्वी में जर्मनी में पावर यानी उनको शक्ति प्राप्त हुई, तो आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट में इमिग्रेटेड हो गए। इमिग्रेटेड माने जाकर बस गए, संयुक्त राज्य में जाकर बस गए। 5 years लेटर, 5 वर्षों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इज एन अपरोर। 5 वर्ष के बाद एक न्यूक्लियर फिशन की जो डिस्कवरी थी वो बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट, एक अमेरिका के भौतिक शास्त्री ने इसकी हुंकार भरी। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. उनमें से अधिकतर फांसीवाद से डर कर भाग गए थे, जैसे कि आइंस्टीन आए थे, और अब उन्हें डर था कि नाजीवादी एक परमाणु बम भी बना सकते थे और उनका प्रयोग भी कर सकते थे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलेजेस, अपने एक सहकर्मी की अर्जिंग माने आग्रह पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर, आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा
टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसमें वहां के राष्ट्रपति थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 1939 ईस्वी में, इन विच ही वार्ड, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, चेतावनी देते हुए उसने पत्र लिखा कि इस प्रकार का एक बम एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। यानी इस तरह का जो बम बन रहा है, इस तरह के एक बम फटने से किसी पोर्ट पर यदि फटेगा तो उससे वो पोर्ट तो समाप्त हो ही जाएगा। पोर्ट माने प्लेस, बंदरगाह या कोई भी प्लेस जहां ठहरने का स्थान है, जहां जहाज आकर रुकती हैं, वो तो उड़ेगा ही, उसके साथ ही वहां का जो टेरिटरी है, वहां का जो कुछ क्षेत्र है, वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, या अपने पत्र के माध्यम से उनको जो है चेतावनी देते हुए कहा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उसके शब्दों ने प्रभाव डालने से जो है असफलता नहीं दिखाई, यानी उनके शब्द, जो पत्र के शब्द थे, उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिका के लोगों ने ही अपनी गुप्त योजना में परमाणु बम को विकसित किया, ऑफ देयर ओन, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। 1945 ईस्वी में वहीं अमेरिका का बम कहाँ गिरा दिया गया? हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ना, जिसमें आज भी वहां के जन्म लेने वाले बच्चे या वहां के लोग विकलांग पैदा होते हैं। वहां का वातावरण ही प्रदूषित हो गया है, इतना खराब न्यूक्लियर बम था। इसके लिए चेतावनी दिया था किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction. आइंस्टीन इस विनाश की सीमा को देखकर बहुत विचलित हो उठे थे। This time he wrote a public missive to the United Nations. इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा और in it he proposed the formation of a world government. और इसमें उन्होंने एक वर्ल्ड यानी सांसारिक गवर्नमेंट यानी सरकार को, विश्व सरकार को इसको जो है बनाने का प्रस्ताव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के पत्र के विपरीत दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले ही दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन ने राजनीति के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर शस्त्रों के निर्माण की होड़ पर रोक लगाने व शांति और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। When आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन 1955 में मरे एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की अवस्था में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तो उनकी मृत्यु पर उनकी जो प्रशंसा हुई, एक दूरदर्शी तथा विश्व नागरिक के रूप में उनकी अत्यंत प्रशंसा हुई और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में भी उन्हें दर्जा दिया गया।